हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे चौथा सेट होगा यह आपका रुक्मिणी का और टोटल जो है 25 सेट है। हम चौथा सेट पर पहुंच गए हैं, जल्द ही इसको समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका जो है यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 41 नंबर में है कि निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो ये कौन होता है? तो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक या आभासी या उल्टा या सीधा, छोटा, बड़ा या आकार में समान हो सकता है। याद रखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा या आभासी होगा या उल्टा या सीधा होगा, छोटा या जो है छोटा, बड़ा या आकार में समान हो सकता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी, सीधा, आकार में बड़ा तथा आवर्धन क्षमता जो है उससे होता है M1। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 42 नंबर, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? अगर लंबा दूरी आप माप रहे हैं तो किसका उपयोग करेंगे? तो उपयोग करेंगे आप समांतर विधि का। समांतर विधि जो होता है लंबी दूरी मापने का उपयोग करता है। लंबन विधि आमतौर पर तारों की दूरी मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 43 नंबर है कि किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने के लिए कार्य करने वाला छद्म बल कहलाता है। वो छद्म बल क्या कहलाएगा? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर या जो है बाहर की ओर झुकाने अथवा धकेलने वाले कार्य करने वाले बल को अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अपकेंद्रीय बल के उदाहरण आपको क्या मिलते हैं? तो कुम्हार के चाक में घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गद्दा चाक की परिधि के पास बनाया जाता है। और घरों में गेहूँ पीसने वाला जो हत्था होता है, जाता जिसको कहते हैं, जाता का हत्था कील से दूर लगाया जाता है ताकि जाता को घुमाने के लिए कम जोर लगाना पड़े। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि जो है निर्वात से नहीं गुजरेगा, वायु, ठोस, तरल से सभी जगह से ध्वनि गुजरता है। सबसे ज़्यादा जो है ठोस में, तब द्रव में, तब गैस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ? ठोस में। और ध्वनि का वेग सबसे कहाँ कम? तो गैस में। ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे होता है? तो डेसिबल से होता है। ठीक है, WHO के अनुसार 85 डेसिबल तक मानव के लिए क्या होता है? सहज ध्वनि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सही उत्तर के साथ मिलान करिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखेंगे तो डी नंबर इसमें सही उत्तर है। एक का जो है कार्य का क्या होता है? तो जूल होता है। और दूसरा का ए हो जाएगा, बैटरी क्या है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। शक्ति क्या होता है? तो शक्ति होता है सी किलो वाट का। और माइक्रोफोन होता है, क्या हो जाएगा? बी, ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ध्वनि ऊर्जा किस में होती है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यहाँ पर हमने मिला लिया। और डायनेमो जो होता है, डायनेमो वो क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और सितार जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत सेल क्या करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन डैश की वजह से होता है। तो यह होता है तापमान में वृद्धि की वजह से। बर्फ की स्थिति में पानी की स्थिति में परिवर्तन तापमान की वृद्धि के कारण से होता है। और बर्फ के गलन का जो है गुप्त उष्मा 80 कैलोरी या कहते हैं किलोग्राम अथवा 3.3 गुने 10 पर पावर 5 जूल बाई किलोग्राम होता है। ठीक है, और ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और ऊष्मा का सामान्य मात्रक कैलोरी होता है। और ऊष्मा का प्रवाह तापमान में अंतर के कारण से होता है। और ऊष्मा के बढ़ने से तापमान बढ़ता है। 47 नंबर देखेंगे, तो मुक्त रूप से गिरना केवल डैश के संभव है।
तो किसके संभव होता है? तो यह होता है निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात वह अवस्था होता है जहाँ किसी अवरोध या माध्यम की स्थिति नहीं होती है, ठीक है? और यहाँ पर प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। ध्वनि के लिए माध्यम का होना अनिवार्य है, अर्थात निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है, ठीक है? चलिए अगला 48 नंबर है, डैश अम्ल गम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है, तो वो कौन-सा है? पारा है। पारा अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण धातु है। पारा केवल लोहे को छोड़कर प्रायः सभी धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बनाता है। अमलगम जो है बहुत प्रकार के होते हैं। डेंटल अमलगम जो होता है इसका उपयोग दांत के जो है गड्ढों को भरने के लिए किया जाता है। गोल्ड अमलगम, सिल्वर होता है, एल्युमिनियम होता है, सोडियम, ये सारे अमलगम होते हैं। पोटासियम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 48 हो गया, 49 नंबर पे। 49 नंबर है कि कोई गैस एलपीजी में मुख्यतः डैश शामिल होती है। मुख्यतः कहता है कि कौन सा शामिल होता है, तो अगर कहेगा प्रमुख तो ब्यूटेन होगा, लेकिन मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों शामिल होते हैं। सीएनजी का जो है मुख्य घटक कौन होता है, तो मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है और बायोगैस का मुख्य घटक भी मीथेन होता है। बायोगैस में लगभग 50 से 70% मीथेन और 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कोल गैस जो है मुख्यतः हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसीय मिश्रण है, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, मतलब जल और कुछ है कि जल गैस मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस युक्त एक दहनशील गैसीय ईंधन है। अगला नंबर 50 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो ये कौन सा होता है, तो पारा होता है। पारा जो है धातु कक्षीय तापमान में द्रव अवस्था में होता है। कमरे का तापमान से ऊपर का तापमान कितना, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 4 धातु द्रव हैं, Ga, Ca, Rb और Fr। पारा चांदी जैसी सफ़ेद और चमकीली धातु है। पारा का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, घनत्व 13.6 होता है और पारा का प्रयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर यंत्रों में किया जाता है। मरकरी वाष्प लैंप बनाने में प्रयोग आता है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है और शीशा एक उभय क्या है, शीशा एक उभयधर्मी धातु। 51 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत संयोजी यौगिक में नहीं होगा क्या, तो उच्च गलनांक तथा निम्न क्वथनांक नहीं होगा। इसमें होता है निम्न द्रव्यनांक और तथा क्वथनांक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से संयोजक यौगिक के गुण क्या होते हैं, यह 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस में। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये जल में अघुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलयन में जो है घुलनशील होता है। आयनिक यौगिक के कुछ उदाहरण होते हैं जो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और इनका उच्च द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक होता है और ये जो है इनके घनत्व क्या होते हैं, उच्च होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 52 नंबर देखिएगा कि कांसा मिश्र धातु किसका है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये कांसा वाला, किसका है, तांबा और टीन का। कांसा मिश्र धातु तांबा और टीन का होता है। फ्यूज तार जो होता है शीशा और टीन का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। और टाइप मेटल जो होता है वो किससे बना होता है, पीबी, एसबी और एसएन से बना होता है। और यहाँ पर अमलगम में एचजी जो पारा होता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर देखेंगे कि पायस इमल्सन किससे मिलकर बनता है, तो ये बनता है 2 द्रव से। पायस जो होता है 2 द्रव से मिलकर बनता है और इमल्सन में द्रव प्राय क्या होता है, अमिश्रणीय होते हैं। एरोलोस द्रव या ठोस का गैस में विलयन है। गैस प्लस द्रव, द्रव एरोसोल ये हो गया, इससे बन गया एग्जाम्पल में कोहरा, बादल, कुहासा। गैस प्लस ठोस से क्या बनेगा, ठोस एरोसोल बनेगा, उसमें धुआं, ऑटोमोबाइल का जो है एग्जॉस्ट आदि। और द्रव में ठोस क्या हो जाएगा, तो सॉल्ट क्लोराइड हो जाएगा और ठोस में द्रव हो जाएगा जेल क्लोराइड हो जाएगा और द्रव में गैस हो जाएगा फोम क्लोराइड। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर के द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, तो ये है द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार क्या है, सदिश राशि है। क्या है इसमें सही आपको खोजना था, तो द्रव्यमान क्या है,
द्रव्यमान और भार, यह सही है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक सदिश राशि है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर कि एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है डैश कहलाता है, तो ये कहलाता है एमीटर। एमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा। एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ता है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। और किसी वस्तु के कोणीय स्थिति को मापने के लिए जाइरोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। महिलाओं में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित किया जाता है, हो जाता है, प्रत्यारोपित हो जाता है। तो ये कहाँ होता है, तो ये होता है गर्भाशय में। महिलाओं में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। मादा का अंडाणु, नर का शुक्राणु, इससे जो है क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, निषेचन। निषेचन से क्या होता है, तो फ्लोबियन ट्यूब में जाता है और जो है यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु से बनता है युग्मनज जायगोट। और यह जो है जायगोट भ्रूण, भ्रूण से प्रत्यारोपित ये गर्भाशय में इस प्रकार से जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर 57 नंबर है कि निःश्वसन डैश द्वारा होता है, तो निःश्वसन होता है किसे, फेफड़े की अपस्फीति के द्वारा होता है। निःश्वसन वायुमंडल की वायु का फेफड़े में प्रवेश की क्रिया है और इससे फेफड़ों में वायुदाब कम होता है। इसमें डायफ्राम की अरिय पेशियाँ सिकुड़ती है जिससे डायफ्राम चपटा हो जाती है। निःश्वसन क्रिया में प्लूरल गुहाओं का आयतन अधिक होता है और फेफड़ों में भरी वायु का फेफड़ों से बाहर निकालने की क्रिया को उच्च श्वास कहा जाता है और इससे फेफड़ों में वायुदाब क्या होता है, अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, डैश से शोषण के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ग्लूकोज के जलने से शोषण के दौरान ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑक्सीजन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 एवं H2O का निर्माण होता है। ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से ATP के 38 अणु बनते हैं और इसमें ग्लूकोज अणु से 686 कैलोरी जो है ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, तो किसका निर्माण नहीं होता है, वो होता है विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, मछली है, यकृत का तेल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी, ये सारे। विटामिन ए का रासायनिक सूत्र क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन बी सी जल में घुलनशील होता है और विटामिन डी ई के भी वसा में घुलनशील होता है। ADE के वसा में घुलनशील, BC जल में घुलनशील होता है। जबड़ा डैश का भाग होता है, 60 नंबर क्वेश्चन है। तो जबड़ा जो है ये होता है किसका, खोपड़ी का भाग होता है। जबड़ा खोपड़ी का भाग होता है। जब मानव में जबड़ों के 2 हिस्से होते हैं, एक जो है होता है जो एक दूसरे से चूल के द्वारा जुड़ा होता है। मानव कंकाल तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है उपांगीय कंकाल। और खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां होते हैं, इनमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। कंकाल तंत्र कोमल अंगों की जो है सुरक्षा प्रदान करता है और कंकाल तंत्र शरीर की निश्चित आकार प्रदान करता है। 61 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जो है प्रणाली जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, तो ये कौन सा है, तो ये होता है मेटोजोआ। मेटाजोआ जो है प्राणी जगत है ना, ये प्राणी जगत है। प्राणी जगत के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया जाता है। मेटोजोआ बहुकोशिकीय जानवरों का एक समूह है। अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है, मलेरिया रोग का मुख्य कारण होता है। यह भी एक जो है प्रोटोजोआ। और 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टी तथा अन्य ऊतकों का उत्सर्जक अंग है, तो वो कौन सा है, तो वो है मेलपीगी नलिकाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 63 नंबर, लाल शैवाल आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं, तो लाल शैवाल पाए जाते हैं कहाँ पे, तो
जल निकायों में, लाल शैवाल जल निकायों में। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के 3 प्रकार वर्णक होते हैं, लाल, हरा और भूरा होता है। शैवाल में 3 प्रकार के वर्णक होते हैं और जो है क्लोरोफाइसी शैवाल में हरा वर्णक होता है और रोडोफाइसी शैवाल में लाल और फियोफाइसी भूरा वर्णक होता है। और यहाँ पर जो है सामान्य रूप से अधिकांश शैवाल जो है ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल झरने, यहाँ पर जो है तालाब, चट्टानों, नदियाँ, कीचड़ में पाया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अपस्मार मतलब मृगी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। मृगी से शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है और यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों का कारण होता है। जब रोगी व्यक्ति का दौरा पड़ मतलब व्यक्ति को ये दौरा पड़ता है तो वह चिल्लाता है, मुंह से झाग निकलता है, मल पेशाब भी निकलता है। ठीक है, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है और यह रोगी जो है बहुत ही खतरनाक होती हैं। मनुष्य की मस्तिष्क अस्थियों की खोल क्रेनियम में बंद रहता है जो बाहरी आघातों से इसे बचाता है। हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे जो है व्यस्त अंग होता है और यकृत मानव का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन 1.5 से 2 केजी होता है। विक्र का जो है वजन 140 ग्राम होता है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो अम्लत्वनाशक का उपयोग अपच में किया जाता है दवा के लिए। ठीक है, और इसमें जो है एंटासिड जिसको कि अम्लत्व जो है नाशक के उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है और एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड आदि होते हैं। प्रतिजैविक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग की जाने वाली दवा होती है और प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है 66 नंबर क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? जो पौधों को भी खाता है और पशु को भी खाता है वो सर्वाहारी कहलाता है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? वो कौन सा है? तो राइबोजियम है। राइबोजियम जीवाणु फलीदार पादपों की मूल पर्विकाओं से के निर्माण से संबंधित होता है। राइबोजियम जो होता है लेग्यूमिनोसेरम जीवाणुओं में वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिक में बदलने में सामर्थ्य होता है। सहजीवी नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण के अन्य जीवाणु होते हैं जैसे कि सेस्वेनिया रोज़ट्राटा के तने में पाए जाने वाले गांठों में राइजोबियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है और एक बात है कि आर्डिशिया की पत्ती की गांठों में माइकोबैक्टीरियम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 68 नंबर के निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो ये कौन सा है? तो ये है तुलसी। तुलसी में जो है पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। पौधे जो होते हैं मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइड के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधे से जीव नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जो है आपको पता है कि नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है और आइसक्रीम बनाने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? वो कौन सा है? तो वो है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक वायु प्रदूषक से संबंधित नहीं है। जब झीलों, जलाशयों या प्राकृतिक जल स्रोतों में नाइट्रोजन N और फास्फोरस P और पोटेशियम K आदि की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, तो वहाँ
यूट्रोफिकेशन होता है। चलिए, वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से भी कम होता है और हो जाता है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जब वर्षा जल की जो है पीएच मान 5.6 से कम हो जाएगा तो उसको अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है और अम्ल वर्षा में मुख्यतः SO2 और NO2 जिम्मेदार होता है। अम्ल वर्षा से क्या होता है? हम मार्बल कैंसर भी हो सकते हैं। ठीक है? चलिए, और एक बात और है कि एस्बे सॉरी एस्बेस्टस के धूल कण के कारण जो है एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचार करिए, मछली, हाइड्रा, स्पंज। तो ये जो हैं आपको कौन पारिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? इनमें से किन में कोई पारिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? वो है 2 और 3। हाइड्रा और स्पंज में पारिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। और स्पंज में जो है अकशेरुक दंडी पोरीफेरा संघ का समुद्री जीव है। और यहाँ पर हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन से होती है। यह जो है बडिंग मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये आपको याद रखनी है। और नाइडेरिया संघ की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये जंतु बहुकोशिकीय होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही गुहा पाया जाता है जिसे गुहा कहते हैं। और इस और जो है और इस संघ के जंतु में पाचन गुहा थैली जैसी होती है। और नाइडेरिया संघ के जंतु में जो है फाइसेलिया, इसे पुर्तगाली युद्धपोत भी कहते हैं। समुद्र कमल हो गया, ओबिलिया हो गया, हाइड्रा हो गया, फंजिया हो गया, ये सारे होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इकोटोन का क्या अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ होता है, यहाँ पर दूसरा पहला नंबर हो जाएगा। इकोटोन वो हैं जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। ठीक है? ओडोम इकोलॉजी प्रायः जीवों तथा पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन है और समष्टि एक दिए गए क्षेत्र में एक जाति के कवक जीव उसमें जो है समूह का ये नाम है। जीन बैंक क्या होता है? तो किसी पादप के जैव विविधता से संबंधित सभी प्रकार की प्रजातियां, बीजों, जीवों आदि का संग्रह होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पालकों की पत्तियों में निम्न में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है आयरन में। आयरन में सबसे ज़्यादा होती है, पालकों की पत्तियों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। और विटामिन ए में आप देखेंगे तो विटामिन ए मछली के यकृत का तेल हो गया, यकृत गुर्दा, फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, ये सारे। फॉर्मिक अम्ल किसमें? तो गीदार फल में, हरी सब्जी में, यकृत सेम में, यष्ट अंडा में। विटामिन के किसमें? तो हरी सब्जी में, सोयाबीन का तेल में। और टमाटर आंतों में जीवाणु भी संश्लेषण करते हैं। आंतों में क्या होता है? जीवाणु भी संश्लेषण। टमाटर हो गया, टमाटर विटामिन के में। विटामिन डी के लिए क्या? सूर्य का प्रकाश हो गया, मछली का यकृत ऑयल हो गया, संपूर्ण जो है दूध हो गया, अंडा हो गया, ये विटामिन डी में। अगला क्वेश्चन 73 नंबर देखेंगे। हॉट स्पॉट क्या होता है? तो हॉट स्पॉट जानते ही हैं कि क्या होता है। तो यह होता है उच्च स्थानिक जैव विविधता तंत्र होता है। किसी क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक समुदाय तथा उसके जैविक वातावरण को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। चलिए, आर्द्रभू क्या होता है? आर्द्रभू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र होता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं 74 नंबर। इसमें जो है आपको बताना है, ये क्वेश्चन तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया है। घास, बकरी और मानव के जो है मानव से युक्त खाद्य श्रृंखला क्या है? तो घास, बकरी, मानव सा युक्त श्रृंखला जो है घास, बकरी, मानव होता है। घास, बकरी, मानव। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा लेता है। ठीक है? पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव के भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। घास जैसे कि टिंडा खाता है, टिंडा को मेढक खाता है, मेढक को सांप खा लेता है। प्रथम जो है एक वन पारिस्थितिक तंत्र के 4 स्तर होते हैं। प्रथम पोषी स्तर में पेड़ होता है, द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी जंतु होता है, तृतीय में मांसाहारी होता है और चतुर्थ में पोषी स्तर में उच्चतम श्रेणी वाले मांसाहारी जंतु जैसे कि शेर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्रिक्षारकीय अम्ल का रासायनिक सूत्र है? ट्रिवेसिक एसिड का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा CH3POH। यह त्रिक्षारकीय अम्ल होता है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 76 नंबर है, भारतीय जो है संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में टोटल अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। कितना है? 12 है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्य 28 राज्य होंगे एवं केंद्र शासित प्रदेश, जो कि केंद्र शासित संघ शासित कहिए का उल्लेख किया गया है। और संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। और द्वितीय अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और तृतीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ लेने वाले प्रावधान है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के उल्लेख हैं। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रबंध से संबंधित है। और सातवां अनुसूचित में केंद्र एवं राज्य की शक्ति का बंटवारा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 77 नंबर क्वेश्चन के 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के जो है कितने प्रांतों में बना था? तो ये बना था टोटल 8 प्रांतों में। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बना था। और यह जो है 1937 में कांग्रेस संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत, उड़ीसा और मद्रास में बहुमत प्राप्त किया। बम्बई प्रांत में कांग्रेस बहुमत के निकट रही, वहां से सरकार बनाई। 1937 में चुनाव में जो है 1937 के चुनाव में कांग्रेस बड़े दल के रूप में उभरा था और पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी सरकार बनाया था। पंजाब में जो है यूनियनिस्ट पार्टी का जो है सिकंदर हयात खान जो है प्रधानमंत्री बना। और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का फजलुल हक प्रधानमंत्री बना। और मुस्लिम लीग का जो है प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय आपको लंदन में है। ठीक है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। कॉमनवेल्थ मतलब होता है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय। इंग्लैंड के लंदन में स्थित मार्लबोरो हाउस में स्थित है। राष्ट्रमंडल में कुल जो है 54 सदस्य होते हैं। और राष्ट्रमंडल का उद्देश्य क्या होता है? विश्व शांति सुनिश्चित करना, व्यक्ति और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, नस्लवाद का विरोध, गरीब, अज्ञानता और बीमारी के खिलाफ लड़ाई और मुक्त व्यापार को बढ़ावा। यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मुगल सम्राटों की मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता है? तो मीर बख्शी करता है किसमें? तो सेना संगठन का है, यहाँ पर प्रधान होता है, सेना विभाग का प्रधान होता है। जो है मुगल काल में बख्शी मतलब बख्शी सूबे जो कोई राज्य कहलाता है कि प्रमुख सेना का संगठन था। और मुगल काल में दीवान ए रसालत विदेश विभाग था। और दीवान ए वरीद गुप्तचर विभाग था। दीवान ए विजारत अर्थ विभाग था, जो वजीर के अधीन होता था। और सदर उल सुदूर धार्मिक, जो कि दान विभाग का प्रधान होता था। और काजी उल कजात जिसको कहते हैं न्याय विभाग का प्रधान होता था। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 80 कह रहा है कि चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्योंकि ये जो है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई को दक्षिण मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। और यह जो है पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा करता है। इसे मानसून जो है प्रस्फोट कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं से वर्षा होती है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? वो कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारत के समाज सुधारक के नायक थे, जनक कहे जाते थे, अग्रगामी कहे जाते थे। ये भारतीय नवजागरण के अग्रदूत भी थे। इन्हें प्रथम आधुनिक व्यक्ति भारत का माना गया है। और
इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को महत्व दिया था। राजा राम मोहन राय संस्कृत के विरोधी नहीं थे। 20 अगस्त 1928 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और जो है ब्रह्म समाज निरंकार देवता में विश्वास करता है। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म सभा से की जाती है और उसके जो है आगे चलकर यह ब्रह्म समाज बनता है। ब्रह्म सभा के नाम से था लेकिन ब्रह्म समाज बनता है। 20 अगस्त 1928 को कलकत्ता फेराजी कोलंबोस के मकान में इसकी स्थापना ब्रह्म समाज की गई। ब्रह्म समाज के प्रथम सचिव जो है ताराकांत चक्रवर्ती थे। राजा राम मोहन राय अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, लैटिन, यूनानी भाषाओं के ज्ञाता थे। ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और प्रिंसेप्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय की प्रमुख कृतियां हैं और जिसका प्रकाशन 1820 ईस्वी में किया गया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या अग्रदूत या मसीहा कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है और अतीत और भविष्य का सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 82 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है। जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है तो डेल्टा में। डेल्टा एक ही समय में जीविका प्रकार की डेल्टा में होता है और झूम खेती पहाड़ी भागों में किया जाता है और पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ी पर वन को जलाकर 2-3 वर्षों तक खेती के लिए छोड़ दिया जाता है। खेती उसमें तब किया जाता है तो उसको झूम खेती के नाम से जाना जाता है और झूम खेती को अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक है, झूम खेती में पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक होता है और झूम खेती नागा जाति के लोग होते हैं, यादी जाति के लोग काफ़ी प्रचलित यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? श्रृंखला कहलाती है तो ये श्रृंखला कहती है सह भूकंप रेखाएं या होमोसी सलम लाइन्स। एक ही समय में कंपन करने वाले जो हैं स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को श्रृंखला सह भूकंप रेखाएं या होमोसिसल्म लाइन्स कहा जाता है। और भूकंपीय सुरंगों को किसमें तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है और भूकंप की कुछ विशेषताएं होती हैं और यह जो है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत्व वाले स्थानों में से गुजरने पर घट जाता है। यदि जो है बातें यहाँ पर गोंद तरंगें द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं और एल तरंगें केवल धरातल से के पास से ही गुजरती है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो आपको पता ही होगा कि सबसे गर्म कौन सा मंडल है तो क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। क्षोभ मंडल में अधोमंडल या संवहन मंडल और निचले मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अधोमंडल, संवहन मंडल और निचले मंडल के नाम से क्षोभ मंडल को जाना जाता है और सभी प्रकार की जो है प्रमुख क्रियाएं जो है वायुमंडल की यह क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल का तापमान की गिरावट की दर जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होता है और क्षोभ मंडल में ही संवहन धाराएं प्रवाहित होती हैं। समताप मंडल हवाई जहाज के उड़ान के लिए आदर्श मंडल होता है। समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल को संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर के दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ये है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी और सेंटियानो जो है चिली की राजधानी है और क्योटो इक्वाडोर की राजधानी है। ब्राज़ील का मुद्रा रियाल है और चिली का मुद्रा पीसो है और इक्वाडोर का मुद्रा यूएस डॉलर है और अर्जेंटीना का मुद्रा अर्जेंटीना पेसो है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर 86 नंबर है कि मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो मार्मा गोवा बंदरगाह जो है वो है गोवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ? गोवा में है। 87 नंबर महासागरों की सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो यह कितना होता है? तो टोटल 17 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है। स्रोत जो होता है भौतिक और यहाँ पर आप जानेंगे तो यहाँ पर 1800 मीटर की गहराई तथा महासागरों के धरातलीय जल का औसत तापमान कितना होता है? तो 15 डिग्री सेल्सियस होता है और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान दक्षिणी गोलार्ध की में स्थित महासागरों की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, और तापमान को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? अक्षांश रेखाएं, स्थल एवं जल की उपस्थिति और उस क्षेत्र में चलने वाले जो है अस्थायी जो है
मानसूनी एवं स्थानीय हवाएं होती हैं, प्रभावित होने वाले मानसूनीय धाराएं होती हैं, महासागरीय धाराएं। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर कि स्थानांतरी कृषि जो होता है का स्थानीय नाम डाहिया कहाँ पर है? तो इसका नाम कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। स्थानांतरी कृषि, आदिम कृषि इसको बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्चर कल्टीवेशन जो होता है वो स्थानीय नाम इसका डाहिया मध्य प्रदेश में है। और स्थानीय जो है स्थानांतरित कृषि का एक प्राचीन विधि है और इस विधि के अंतर्गत विशेष स्थान की वनस्पति को काटकर जलाकर उस पर जो है कृषि की जाती है उस स्थान पर। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को डाहिया या बेवर या दीपा के नाम से जाना जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कोरोबा कहा जाता है और आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पेंडा या पोंडू कहा जाता है और पश्चिमी घाट में ये स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है और हिमालय क्षेत्रों में स्थानांतरित जो है ये स्थानांतरित कृषि को खील कहा जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों में इसको झूम की खेती के नाम से जानते हैं या झूमिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में देश के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1948 ईस्वी। स्वतंत्र भारत के पश्चात जो है प्रथम औद्योगिक क्रांति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था और 30 अप्रैल 1956 को देश में द्वितीय औद्योगिक नीति का आयोजन मतलब घोषणा किया गया और भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 ईस्वी को औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति की घोषणा की गई। ठीक है, और 1956 में औद्योगिक नीति द्वारा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया और नई आर्थिक नीति का भारत में जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त जो है प्रणाली लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 ईस्वी में इसने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है जमींदार को भू स्वामी मानकर उनके साथ भूमि की बंदोबस्ती की गई थी और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व 89% ब्रिटिश सरकार को प्राप्त होता था और 11% जमींदार को प्राप्त होता था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, बनारस, दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त लागू थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ और बातें हैं। कमेटी के अध्यक्ष सर जॉन सॉर का कहना था कि मैं जमींदारों को उस जमीन का मालिक समझता हूँ जो उन्हें धर्मगत कानून के अनुसार उत्तराधिकार में मिली है। ठीक है, और राजस्व व्यवस्था के मामले में लॉर्ड कॉर्नवालिस भी जॉन सॉर के विचार से सहमत था, अतः कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पछाव शब्द से क्या तात्पर्य होता है? पछाव शब्द जो होता है सबसे ऊंचाई पर जो है पछाव मेघ सबसे ऊंचाई पर मिलते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, एक ऊंचा बादल होता है और हिमकणों से निर्मित ये देखने में पंछियों के उजले पंख जैसे लगते हैं, इससे वर्षा नहीं होती है। चक्रवात आने के क्रम में जो है सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और अतः यह मेघ चक्रवात आने का संकेत देता है। 92 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें कथन कौन सा सत्य है? तो देखेंगे तो इसमें सी नंबर कथन सत्य है, तीनों के तीनों सत्य हैं। दक्षिण सीमांत में कॉटजाइट चट्टानें सूकर पीठ के रूप में विकसित है। सोन नदी कैमूर के पठारों को छोटा नागपुर से अलग करती है और कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं। ये तीनों के तीनों इसमें सही हैं। देखिए, कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होता है और मैदान के दक्षिणी सीमांत में नमीकरण और मोटाटाल से मुंगेर तक जो है कॉटजाइट के चट्टानों सूकर पीठ के रूप में विकसित है। छोटा नागपुर और कैमूर के पठार का यह जो है अपदरित भाग 150 से 300 मीटर तक ऊंचाई वाले धरातल का निर्माण करता है। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करता है और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में आर्कियन, नीस और ग्रेनाइट है, जबकि कैमूर के पठार में जो है बलुआ पत्थर मिलता है। अगला देखेंगे, यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र किसने लिखा? तो पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये इनकी रचना है, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र भारत की पहली ऐसी रचना मानी जाती है
की है जिसका सबसे अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया था। कालिदास की रचना जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका जो है उनका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में शामिल थे और जो है नारायण पंडित ने हितोपदेश पुस्तक लिखी और विशाखा दत्त ने मुद्राक्षर पुस्तक की रचना की। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंगकोर वाट बनाया था? किसने बनाया था? तो ये बनाए थे सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा। ठीक है, और यह विष्णु मंदिर है, संसार में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में है और यह मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल है। अंकोट वाट मंदिर कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज का प्रतीक चिन्ह है। फ्रेंच 95 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल होती है? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जो है यहाँ पर लुई 14 में के मंत्री कोबाल्ट के अनुरोध पर यह हुआ था और फ्रांसीसी ने भारत में अपनी पहली कोठी 1668 ईस्वी सूरत में स्थापित किया था और भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 96 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 10 ईस्वी में हुई थी। तो यह जो है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में हुई थी। कांग्रेस का नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी के सराह पर किया गया और कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस का अर्थ होता है वाद विवाद का स्थल होता है, वाद विवाद का स्थल। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे और इसके जो हैं एओह्युम संस्थापक थे। 1905 में 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में जो है बंगाल विभाजन का आदेश पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की और बंगाल विभाजन जो है बंगाल का विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन किया गया। लॉर्ड कर्जन का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना था कि उसने बंगाल का विभाजन सांप्रदायिकता को ध्यान में रखते हुए किया है। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया, ये भी याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 98 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ये जो है यूरोपीय थे अध्यक्ष और इनको जो है इनको कांग्रेस का अध्यक्ष 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इनको मिली थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाले आपको अंग्रेज कौन कौन थे? इलाहाबाद में 1888 जॉर्ज यूले, बम्बई में 1889 विलियम बेडनवर्थ और मद्रास में 1894 में अल्फ्रेड वेब और बम्बई में 1904 में हेनरी कॉटन और इलाहाबाद 1910 विलियम बेडनवर्थ। ये आपको याद रखने हैं। टोटल 5 अंग्रेज हुए कांग्रेस के अध्यक्ष। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में जो है विचार करना है, तो यहाँ पर विचार करिए। इसमें जो है सही कालक्रम आपको सजाना है। तो सही कालक्रम क्या हो जाएगा 99 का? तो हो जाएगा तीसरा, पहला चंपारण होता है, तब होता है कौन? अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, तब होता है खेरा, तब होता है रॉलेट एक्ट। देखिए गांधी जी द्वारा जो है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में हड़ताल होता है और 1918 में ही गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं दो आंदोलन प्रारंभ होती है और इसके बाद रॉलेट एक्ट की शुरुआत जो होती है 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया जाता है। अगला देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, नाजीवाद किसका समर्थक था? तो नाजीवाद जो है यह राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर जो है इसका समर्थक था। नाजीवाद क्या है? एक विचारधारा है। नाजीवाद विचारधारा में राज्य सर्वोच्च होता है, मानव सहित सभी साधनों राज्य के लिए केवल साधन मात्र है। नाजीवाद विचारधारा हिटलर द्वारा लाया गया था और फांसीवाद विचारधारा मुसोलिनी द्वारा लाया गया था। 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तिलका मांझी का जन्म हुआ था। तिलका मांझी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कब हुआ था? 1750 ईस्वी में। तिलका मांझी द्वारा भागलपुर, छोटा नागपुर 1787 से 90 के बीच विद्रोह किया गया और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में होता है और इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है झारखंड का जो है बंटवारा जब हुआ है 15 नवंबर 2000 को, तो इन्हीं के जन्म दिवस को देखते हुए कोल विद्रोह जो है 1820 एवं 1830 से 32 के बीच में किया गया, यह झारखंड के क्षेत्र में।
102 नंबर देखेंगे, शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो मुजफ्फरपुर जिले में शाही लीची का उत्पादन होता है। लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर में है, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है और बिहार में जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है किशनगंज और पूर्णिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 103 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो यह कौन सा युद्ध था? तो यह युद्ध था सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। सीडान युद्ध 1870 में फ्रांस एवं जर्मनी के बीच में होता है। नेपोलियन III ने 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण वर्सा के समक्ष कर दिया और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को पर्सा और फ्रांस के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, टेंगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? टेंगा वन में क्या होता है? तो मृदुकाष्ठ वृक्ष होता है। टेंगा वन सदाबहार वन है और वन की वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है और उष्णकटिबंधीय घास भूमियों इसे सवाना अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कंपोज कहा जाता है और वेनेजुएला और कोलंबिया क्षेत्र में लोनास कहा जाता है। शीतकटिबंधीय घास भूमियों को अलग क्षेत्रों अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रेयरी कहाँ पर? प्रेयरी USA एवं कनाडा में कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना में कहा जाता है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में कहा जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है और स्टेपी यूरेशिया, यूक्रेन, रूस, चीन और चीन के जो है मंचूरिया आदि क्षेत्रों में कहा जाता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जल मरुस्थल जो है इस इस्थमस से अभिप्राय क्या है? तो इससे अभिप्राय है दो भूखंडों को विभाजित करने वाले जल की पट्टी। ठीक है, जो जल संधियां दो स्थल को जोड़ती है। जल संधि क्या होता है? दो स्थल को जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भूभाग को पाक जल मरुस्थल अलग करता है। जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी को मलया और सुमात्रा से अलग मलक्का जल मरुस्थल करता है और नॉर्थ चैनल जल संधि आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। 106 नंबर देखिएगा, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना है। कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिम बंगाल की खाड़ी घाट से हुआ है और कृष्णा नदी की लंबाई 1401 किलोमीटर है। कृष्णा की कुछ सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट प्रभा आदि है। और नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में अविभाजित है। तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। पंचायत बांध दामोदर नदी है और झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त योजना है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। तिलैया परियोजना झारखंड में है। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सेब के लिए। भारत में कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में यह अवस्थित है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भारत में सेब के लिए प्रसिद्ध है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में नागपुर नींबू संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नारियल का सबसे अधिक उत्पादक राज्य केरल है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेघना जो है निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? मेघना जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। यह गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। सिंधु भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल समझौता जो है 1960 में, इसके अनुसार भारत इस नदी के परिक्रम के संपूर्ण जल केवल 20% उपयोग कर सकता है और जमुना और पद्मा मिलकर बांग्लादेश में मेघना नदी से जाना जाता है और मेघना के सहायक नदी बराक है। बराक नदी का उद्गम जो है मणिपुर की पहाड़ी से होता है और सिंधु का अर्थ होता है सागर और सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत या चीन से होता है। सिंधु जास्कर एवं लद्दाख पहाड़ी के बीच में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 109 नंबर, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार होता है? मतदान का अधिकार नागरिकों का राजनीतिक अधिकार होता है। हमारे देश में वयस्क मताधिकार की व्यवस्था है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होता है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देश तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है और चुनावों से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन करना निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
ऐसे ही देख लीजिए, जूम आउट जूम इन नहीं होता है तो क्या करिएगा। चलिए 110 देखिएगा, 1 मिनट। ऐसे में होगा, ऐसे में यहाँ पर 110 नंबर है कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समानताएं आती है। तो ये है सभी के सभी, कानून की नज़र में समता, भेदभाव की विषमताओं का अंत और अवसर की समता। समता के अधिकार के अंतर्गत जो है सभी समानताएं हैं और कानून की नज़र में समता होना चाहिए। भेदभाव की विशेषाधिकारों का अंत और अवसर की समता, ये सभी समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिक का महाधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संवैधानिक उपचार के अधिकार का क्या अर्थ है। संवैधानिक जो है उपचार के अधिकार का मौलिक अधिकारों का न्याय द्वारा संरक्षित है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में व्यक्ति न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है और न्यायालय के शरण जा सकता है। और तीसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का अभिभावक बनाया गया है। ये सभी के सभी इसमें सही हैं। संवैधानिक उपचारों का अर्थ होता है, विकल्प में सभी दिए गए हैं और इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय के नाम से जहाँ कहा, हृदय का आत्मा कहा। क्या कहा? हृदय का आत्मा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा कहा है। अगला है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रभावित कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का आधार जो है अधिकार प्रदान किया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना है। प्रस्तावना संविधान का आत्मा और दर्शन दर्शन जन्म कुंडली है, संविधान का आत्मा है। और हृदय आत्मा किसको कहा गया है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को। 112 नंबर क्वेश्चन है कि भारत कैसा राज्य है। तो भारत कैसा राज्य है 112 नंबर में, तो ये कैसा राज्य है? भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। निर्देशन तत्वों के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 4 के अनुसार जो है संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी को माना जाता है, गांधी को क्या माना जाता है? तो गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 114 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत जो है किन 2 शहरों के बीच में चली है उत्तराखंड की? तो ये चला है दिल्ली से देहरादून की ओर चली है वंदे भारत जो है कवच टेक्नोलॉजी युक्त इसमें है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे 115 नंबर 115 नंबर क्वेश्चन है कि एक मिनट ऐसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया किस शहर के पास जो है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है मेलबर्न में। कहाँ पे? तो 115 नंबर है, 115 नंबर जो है ये यह जो है ब्रिस्बेन में किया है। 115 नंबर में ब्रिस्बेन हो जाएगा उत्तर। यहाँ पर नई वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना हुई है मई 2023 में नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। ऑस्ट्रेलियन जो है प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। किसका नाम बदला? हैरिस पार्क का। 116 नंबर देखेंगे, देश का नया कानून मंत्री 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को नियुक्त किया गया है। यह किरण रिजिजू के जगह पर आए हैं। किरण रिजिजू को जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। 117 नंबर है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ मिलकर। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। और इस प्रोग्राम में उद्देश्य
इस प्रोग्राम का उद्देश्य साझेदारी को बढ़ावा, व्यावसायिक संबंधों का विस्तार करना, अनुभवों और ज्ञान को साझा करना है। 118 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिया कौन? तो नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ठीक है, मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर जो है क्वाड का भी बैठक जापान में होता है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है चौथी बार G7 में भाग लिए हैं। कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका G7 के सदस्य हैं। 119 नंबर देखिएगा, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो बिमल पटेल हैं। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। नए संसद भवन लोकसभा के राज्यसभा का क्रमशः जो है 888 एवं 384, राज्यसभा 384, लोकसभा का 888, कुल जो है कुल सदस्य की संख्या कितने होंगे? 1272, और यहाँ पर बैठ सकते हैं। नई संसद भवन का निर्माण जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, त्रिभुजाकार है। 120 नंबर क्वेश्चन है जो है शेपिंग एंड ग्लोबल ऑर्डर एक फ्लक्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर ए फ्लक्स के लेखक एस जयशंकर हैं, और भारत के ये विदेश मंत्री भी हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस पुस्तक का विमोचन किया। टोटल 120 क्वेश्चन थे। हमने लगभग जो है सभी क्वेश्चन का जो है जितना भी व्याख्यान था हर संभव कोशिश किया कि व्याख्यान आपको हम पढ़ते हुए सुना दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।